साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन नामक पुस्तक प्रकाशित की जाती है, जिसमें पूर्व में जितनी भी बिहार पीसीएस की परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उन सभी प्रश्नों का जो है एक संकलित फॉर्म में उसका व्याख्या रूप में उत्तर दिया होता है। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन वाइज इसको देखेंगे। ये आपके बिहार की जो बीपीएससी की परीक्षा होनी है उससे पहले के लिए एक प्रकार से रिवीजन जैसा होगा। यहाँ पर हम लोग प्रश्नों के उत्तर को देखते जाएंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं बताता चलूँगा। पूरी व्याख्या को यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले इतिहास के पोर्शन का जो पहला पोर्शन है, प्राचीन भारत का इतिहास, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहां से? मेहरगढ़ से। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसके संबंध में कुछ फैक्ट जरूर याद रखिएगा। जैसे कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके जो प्रश्न है वो यदि विकल्प में लहुरा देव दिया गया है, लहुरा देव भी मेहरगढ़ भी हो, तो आप लहुरा देव को ही मानेंगे। यदि लहुरा देव नहीं है, विकल्प में मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ मानेंगे। यदि लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों नहीं है, यदि कोल्डिहवा है, ठीक है, क्योंकि कोल्डिहवा से भी जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। और कोल्डिहवा कहाँ पे है? ये प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तीनों स्थल जो हैं वो पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल हैं। कौन से? लहुरादेव, मेहरगढ़ और कोल्डिहवा। यदि लहुरादेव है तो लहुरादेव को मानेंगे। यदि लहुरादेव नहीं है, मेहरगढ़ दिया है तो मेहरगढ़ को मानेंगे। यदि लहुरादेव और मेहरगढ़ दोनों नहीं है, कोल्डिहवा दिया गया तो कोल्डिहवा को मान लेंगे। इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपुरा पाषाण युग, जो कि तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों के प्रचलन से संबंधित है। तो ताम्र पाषाण युग को। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग में, आद्य ऐतिहासिक काल में मिल पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारतें। कई सारी विशेषताओं में से ये एक विशेषता भी है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त होता है? तो कहाँ से? बनवाली। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम 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 एस वत्स, ये तीनों लोग जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित रहे, परंतु बी ए स्मिथ नहीं संबंधित रहे। बी ए स्मिथ एक इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, कला एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। बोगजगोई का महत्व किस लिए है? इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, बोगजगोई ये एशिया माइनर का अभिलेख है। ठीक है, देखिए अगला है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल, कुल 10 मंडल है, इसमें नवा मंडल सोम को समर्पित है, जो कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। देखिए ऋग्वेद साहित्य का नवा मंडल पूर्णतः किसे संबंधित है, किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेपर नामांकित देवता से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम या कुंडलपुर में। आगे देखते हैं, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? वैशाली के निकट है ये। ठीक है, सॉरी, वैशाली के निकट नहीं, राजगिरी के समीप है। राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली इनका दामाद था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक मतलब प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व जो है सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहलाता है।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, मतलब उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ, सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषिपत्तनम भी के नाम से भी जाना जाता रहा है। आगे बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, मतलब जहां से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, तो कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्धों की है। त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। इसमें 3 भाग हैं इसके। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, इनमें समानता है, परंतु आत्मदमन के संबंध में समानता नहीं है। चूंकि चूंकि जैन धर्म में आत्मदमन जो है बहुत कठोरता से इसका पालन किया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकाओं ने, आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों ने। देखिए, अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल थे। मक्खली गोशाल, जो कि प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, परंतु बाद में मतभेद होने के बाद उन्होंने एक नया संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय स्थापित किया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र हर्यक वंश का शासक उदयन जो है वो पाटलिपुत्र का संस्थापक था। ये अजात शत्रु का पुत्र था, अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था। ये पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित रहा है। आगे बात करते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो हर्यक वंशीय शासक उदयन के द्वारा। ठीक है, इसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने, हर्यक वंशीय उदयन ने। ठीक, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है, लिच्छवियों के द्वारा। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी वज्र संघ में सब प्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिवज्र, राजगृह या गिरवज्र थी। ठीक है, जो हर्यक वंशी उदयन था उसने राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अजात शत्रु किस वंश का के वंश का नाम क्या रहा है? तो ये हर्यक वंश का था। अजात शत्रु हर्यक वंश का था और हर्यक वंश की स्थापना बिम्बिसार ने की थी और बिम्बिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। आगे बात करते हैं, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस नाम से तो विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने। तो जो अशोक के लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, तो इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। आगे बात करते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है और ये जो है क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का के दरबार में एक क्या था? राजदूत था। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज रहा है। मेगास्थनीज, जिसमें इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं, मेगास्थनीज दूत किसका था? सेलुकस का। सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में अपना एक राजदूत, मेगास्थनीज नाम के राजदूत को भेजा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बिहदरथ। बिहदरथ की हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां हैं? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, और इसी अभिलेख पर जो है अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति है और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी इसी पर खुदे हुए हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल। तो कलिंग का चेदवंशी शासक खारवेल जो था, इसका झुकाव जैन धर्म के प्रति रहा है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो खारवेल से ही संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से रहा है। चेदी वंश से। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना या पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। और इसके संबंध में जो अभिलेख मिलते हैं वो प्रयाग प्रशस्त में मिलते हैं, जिसका लेखक हर्षेण था। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है,
किस प्रकार की भूमि को अपरहित कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहित कहा जाता है। तो अपरहित भूमि जो है यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद रहा है। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी के मध्य में। ठीक है। हर्ष हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वैन सांग ने की थी। वैन सांग ने की थी। और इसने जो अपना यात्रा वृतांत लिखा वो सीयूकी नाम से लिखा, सीयूकी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या रहा? राजतरंगी। राजतरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है और कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में इसको पूर्ण किया था। आगे बात करते हैं। अगला है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में है। बिहार में है ओदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी, प्रथम शासक गोपाल ने। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। नान्यदेव जो है कर्नाट वंश का संस्थापक था और कर्नाट वंश का शासनकाल जो है 1097 से 1325 ईस्वी तक रहता है और इसे मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, कर्नाट वंश के शासनकाल को। और इनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिसिंह था। कौन था? हरिसिंह था, जिसने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है? धर्मशास्त्र के समय में। किसमें? धर्मशास्त्र के समय में, क्योंकि इसी समय समाज को 4 वर्णों और कई अन्य जातियों में विभाजित किया गया था। मतलब इसका उल्लेख मिलता है यहाँ पर। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के साल में के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में होती है। कुंडल वन में, ठीक है। जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत होती है कहाँ पे? बिहार के राजगीर या राजगीर में होती है, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में होती है? ये जो पहली होती है ये अजातशत्रु के समय में होती है। मगध का शासक अजातशत्रु था। आगे बात करते हैं बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया। इन्हें सुमेलित करना। देखिए, जन्म लुम्बिनी में होता है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त होता है? कनिष्क के शासनकाल में। ईसापुर 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? वैशाली में थी। वैशाली में थी, ठीक है। जो महाजनपद मिलते हैं उसमें वज्र तथा मल्ल नामक जो 2 राज्य थे, यहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जबकि जो अन्य महाजनपद थे वहां पे कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी, ठीक है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर। जहांगीर अकबर का पुत्र था, अकबर के समय में। आगे बात करते हैं 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सा? गुप्त काल में इसकी स्थापना होती है। इसके लिए जो सर्वप्रथम दान देते हैं वो कौन देते हैं? कुमार गुप्त ने दिया था। इसके अतिरिक्त बुद्धगुप्त तथा गत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिया था और यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यहाँ पर आकर के अध्ययन जो चीनी यात्री हुए शंका उसने भी किया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। यह मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए कथन कारण वाला प्रश्न देखिए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। सही बात है। कारण महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। यह भी सही है, परंतु दोनों अपने अपनी जगह सही है, परंतु कारण जो है वो कथन को मतलब उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था। और दूसरा रीजन क्या था? बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसापूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसापूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है। तो प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। बिंबिसार, हर्यकवंशी बिंबिसार। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी जो है देखिए पाटलिपुत्र भी रही है और गिरिवज्र राजगिरी भी रही है। तो सब प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगिरी थी
बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। हर्यक वंशी उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया और वहां पर अपनी राजधानी लेकर के जाता है। ठीक है। नंद वंश के पश्चात नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश ने। ठीक है, पहले देखिए हर्यक वंश होते हैं, हर्यक वंश आता है, शिशुनाग है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ हुआ कौन सा? विशाखदत्त। विशाखदत्त के मुद्राक्षर से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है, सूचना मिलती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद के समय में ही सिकंदर जो है आक्रमण करता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ। किसका है? लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिलते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसमें 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। आगे बात करते हैं, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ शिलालेख, इससे प्रमाणित होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? देखिए, इसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग सम्मिलित था, परंतु श्रीलंका नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सलिलपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़ करके सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। आगे बात करते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। जो तृतीय बौद्ध संगीत होती है वो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता मोगल पुत्र तिष्ण ने की थी। आगे बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। ठीक है, प्राकृत भाषा है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर, तो खरोष्टी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि रही है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का, देखिए इसमें कई सारी चीजें थी। तो अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, क्या कहता है कि कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता इसमें निहित है। तो इसलिए यहाँ पर डी ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मतलब कई चीजें, बड़ों का सम्मान हो गया, देखिए शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी सम्मिलित है। आगे बात करते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ में अपने शिलालेखों में अशोक सामंता किस नाम से जाना जाता रहा है? तो प्रियदर्शी के रूप में। तो इसने कई सारी उपाधियां ली है, देवान प्रियम, देवान प्रिय, देवान प्रियदर्शी। ठीक है, तो प्रियदर्शी के रूप में अपने आपको उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। या ये जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है ये मुख्यतः राजनीति से संबंधित है, राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए इसमें कई सारे विषय हैं, तो इसमें जो है प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था, कई सारी चीजों की बात की गई है। ठीक है, इसलिए ई ऑप्शन आपका हो जाएगा, मुख्यतः राजनीति से संबंधित है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगस्थनीज किस बताता कि भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसने इंडिका में ये लिखा कि इस समय दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। आगे बात करते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो देखिए इसको जो है इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका में, मेगस्थनीज कृत इंडिका में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए ऐसे तो देखा जाएगा तो हर्यक वंशी उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को बसाया था और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है,
राजगृह से या राजगीर से लेकर के आता है पाटलिपुत्र अपनी राजधानी। तो चूंकि विकल्प में उदयन नहीं है, यदि उदयन होता तो उदयन उत्तर होता, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य माना जाएगा। आगे बात करते हैं, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो कुषाण शासक बिम्बकटफिशस ने, कुषाण शासक बिम्बकटफिशस ने। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, कुषाणों के समय में, मुख्यतः कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में। इसके समय में दो शैलियां विकसित होती हैं, गांधार और मथुरा शैली। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है कंडव वंश आता है। देखिए, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूत, उसके अमात्य वसुदेव ने उसको मार करके एक नया वंश कंडव वंश की स्थापना की थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ किससे? हाथी गुफा जो लेख है, अभिलेख, उससे जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी वंशी खारवेल शासक था। नगरों का, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग में गड़बड़ी है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता थी? गुप्त काल की विशेषता रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुप्त काल में व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये है मौर्य काल में ताम्रलिप्त थी, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित रही है। गुप्त काल में की बात की जा रही है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग थी। गुप्त अभिलेखों में भूमिकर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो गुप्त शासकों की। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में होता है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। इनमें से कौन गुप्त काल में औषध के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है, जबकि जो शौमिला हैं ये गुप्तकालीन नाटककार थे। आगे चलते हैं। चीनी यात्री वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया था 1.5 वर्ष तक। वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ठीक है, वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। तो ये मथुरा जो एक औद्योगिक नगरी थी, क्योंकि सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए जानी जाती थी। कवि वाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो ये पाटलिपुत्र के। वाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्होंने हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक अनेक प्रमुख रचनाएं मतलब लिखी थी। चीनी यात्री इतसिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 671 या 672 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, एक सेकंड। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में यह भारत आता 399 ईसा पूर्व से 412 के समय में, ईस्वी तक में। सॉरी, 399 ईस्वी से 412 ईस्वी के कालखंड में यह भारत में रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। कौन थे? कुमार गुप्त थे। जिन ये इन्हें जो है शक्रादित्य के रूप में भी जाना जाता है, और इनकी जो प्रसिद्ध उपाधि रही है वो महेंद्रादित्य रही है, कुमार गुप्त की। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? जावा सुमात्रा से था। ठीक है, जावा सुमात्रा से था। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो जावा के शासक बालपुत्र देव। देखिए, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर जो पालवंशी शासक देवपाल था, जो कि बौद्ध मतानुयायी था, उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल। तो खजुराहो के चंदेल के जो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय में बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है, और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल, पाल वंश के धर्मपाल। और ये विक्रमशिला
जो शिक्षा केंद्र है कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर जिले में। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? देखिए संगम साहित्य में 3 राजवंशों का उल्लेख है, चोल, चेर, पांड्य का, कदम्ब वंश का नहीं है। आगे चलते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात रहा? उरैयूर जो है कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रहा है। ये संगम युग में जो चोल राज रहा है उनकी राजधानी रही है। और उरैयूर जो है कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्राक्षस का लेखक कौन थे? विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्राक्षस की रचना की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास तथा मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में या उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन रहे? चंद्रवरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो ध्यान रखिए पृथ्वीराज 3 आते हैं, मतलब पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, तो ये जो है पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित रहे हैं। स्वप्न वासुदत्त के लेखक कौन रहे? भास रहे, महाकवि भास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। आगे बात करते हैं, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन रहा है। मिलिंद पन्हो। संगम साहित्य जातक कहानियों में मिलता है परंतु मिलिंद पन्हो में नहीं। देखिए मिलिंद पन्हो के बारे में बात करें, पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मीनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के का जो राजकवि बाणभट्ट था उसने लिखी थी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध रहा? ग्राम पंचायतों के लिए यह प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तो देखिए उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।